हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम जीडीपी डिटर्मिनेशन का सेकंड अप्रोच आपकी केन्जियन थ्योरी में। तो वो अप्रोच होगा आपका सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का अप्रोच, जहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी, वहीं पे आपका जीडीपी का इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा आपको। इसके साथ ही में डिस्कस करेंगे दोनों व्यू पॉइंट्स आपके एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के अप्रोचेस, जो कि एक ही तरह के होते हैं। और लास्ट टॉपिक है हमारा पैराडॉक्स ऑफ द थ्रिफ्ट। तो अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं, और इनका सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू कर लेते हैं। अब इस अप्रोच के अकॉर्डिंग आपका जो इक्विलिब्रियम जीडीपी का पॉइंट है वो कहाँ पर होगा, जहाँ पर आपकी सेविंग किसके बराबर हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी। अब हमें ये पता है कि हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता था, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर होता था। और हमें ये भी पता है कि इनकम किसके बराबर होती है, या तो कंजप्शन करवाते हैं या फिर सेविंग करवाते हैं। ये पार्ट हो गया। इक्विलिब्रियम राजे पॉइंट कहाँ पे होता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर किसके बराबर होना चाहिए, y के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स सी प्लस एस या सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस। ये चीज़ हो जाएगी, कंजप्शन से कंजप्शन कट हो गई और आंसर क्या आ गया आपका, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से हमारा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अब जीडीपी का इक्विलिब्रियम पॉइंट एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग दोनों व्यू पॉइंट्स देखेंगे कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते थे इसके आइडेंटिटी को लेके, और आपके केन्जियन इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि सेविंग इन्वेस्टमेंट की आइडेंटिटी का, तो क्लासिकल असर्शन पहले पढ़ लेते हैं। जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या बताया कि कहते सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में एक आइडेंटिटी मान ली जाती है। उन्होंने क्या क्या रिलेशनशिप्स बताए हैं कि सेविंग भी किसका फंक्शन होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, और ये दोनों में रिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो आपकी सेविंग भी बढ़ती है। और इन्वेस्टमेंट के साथ में इसका कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशनशिप्स। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर हो गया। अब लेकिन हमें जब ये हमने असर्शन को क्लियर आउट करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्लासिकल थ्योरी में जो सेविंग है एस है, ठीक है, एस को वो ट्रीट कैसे करते हैं, दैट इज सप्लाई ऑफ कैपिटल। कि ये आपको क्या बताएगी, कैपिटल की सप्लाई। आई क्या बताएगी, डिमांड। ठीक है, डिमांड फॉर द कैपिटल, जहाँ पे सप्लाई डिमांड के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो वहीं पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या मान लिया जाता है, प्राइस मान लिया जाता है। अब ये देखो, एक तरफ हमारी डिमांड है, एक तरफ सप्लाई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द प्राइस। तो हमें ये पता है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर है। और वैसे ही ये आपका क्या लिया था हमने, इन्वेस्टमेंट का फंक्शन। ये क्या लिया था हमने, सेविंग का फंक्शन। वहीं पर अगर प्राइस बढ़ता है चीज़ का तो सप्लाई क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। तो इसी तरीके से उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है कि प्राइस जो कैपिटल का है वो इन्वर्सली रिलेट करता है डिमांड से, और यही चीज़ है जो प्राइस है आपका पॉजिटिवली रिलेट करता है सप्लाई से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ग्रेटर है तो सप्लाई भी कैपिटल की क्या होगी, ज़्यादा। मतलब प्राइस ज़्यादा है तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी, प्राइस कम है तो सप्लाई भी कम होगी। इस तरीके से इन्होंने हमें ये चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो आर आपका क्या होता है, परफेक्टली फ्लेक्सिबल। इसमें हम लोग चेंजेस लेके आ सकते हैं। ये अब डिटर्मिन कौन करता है, मार्केट फोर्सेस विदाउट एनी चेक या कंट्रोल्स। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होती। क्लासिकल्स में हमने देखा है कि ये गवर्नमेंट की इंटरवेंशन को नहीं लेके चलते। ये सोचते हैं कि मार्केट फोर्सेस अपना काम करेगी और सप्लाई अपने आप ही क्या है, सेविंग जो अपने आप ही इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी। अब क्लासिकल की स्कीम ऑफ थिंग्स में दोनों सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ही डिटरमिन हो रहा है। इनफैक्ट जो आर आपका है वो परफेक्टली क्या है, फ्लेक्सिबल है। बोथ सेविंग्स एंड जो इन्वेस्टमेंट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ही डिटरमिन होता है। अब सपोज करो कि एस ग्रेटर हो गया आई से। एस का मतलब क्या था, एस का मतलब था सप्लाई ऑफ कैपिटल, आई का मतलब क्या था, डिमांड फॉर द कैपिटल। अब अगर ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब प्राइस। प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, तो वही चीज़ हमें देखनी है ना। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड क्या है, कम है,
डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिमांड बढ़ानी है ना तो प्राइस कम रखना पड़ेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे है, इफ़ सप्लाई ऑफ द कैपिटल इज ग्रेटर देन द डिमांड फॉर कैपिटल, या हम लोग ये मान लें सेविंग इज ग्रेटर देन द इन्वेस्टमेंट, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब प्राइस को कम करना पड़ेगा। वहीं अगर देखो रजे, सप्लाई कम है, डिमांड क्या है, ज़्यादा है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राइस को क्या करते होते हो, बढ़ा देते हो। बस ये क्राइटेरिया आपका यहाँ पे अप्लाई होगा। बस हमने इसको सप्लाई एंड डिमांड के तरीके से देखना है, आर को हमने प्राइस के तरीके से देखना है। तो ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। फिर है कि केन्स ने क्लासिकल की असर्शन को नहीं माना, उसने इसको रिफ्यूट किया है, क्योंकि केन्स क्या मानता था कि जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में जो इक्वालिटी आती है वो जस्ट एक थ्योरेटिकल प्रिस्क्रिप्शन है। उन्होंने चैलेंज किया क्लासिकल के असर्शन को और क्या क्या चीज़ें बताई है कि सेविंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंस्टेड सेविंग आपका किसका फंक्शन होता है, इनकम का। इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी। आय मतलब इन्वेस्टमेंट भी अकेला रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करता, और ये किस पे डिपेंड करता है, आपकी एमईसी पे, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता, जो कि क्लासिकल्स ने माना था, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना तो हम लोग कम नहीं ना कर सकते, क्योंकि हम लिक्विडिटी ट्रैप में फंस जाएंगे, जो हमने केन्जियन की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में पढ़ा है। कोई ना कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट का मिनिमम लेवल ज़रूर होगा एक फ्री एंटरप्राइज सिस्टम में, इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है। तो ब्रीफली आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट के अलग अलग डिटर्मिनेंट्स हैं, अलग अलग आइडेंटिटी है इसकी, ठीक है। लेकिन सेविंग और इन्वेस्टमेंट को हम लोग अलग अलग लोग क्या है अपने तरीके से बताते हैं, तो कोई क्वेश्चन इस पे ज़्यादा अराइज नहीं होता कि इसकी असली में आइडेंटिटी क्या होगी, क्योंकि क्लासिकल का व्यू भी अलग है, केन्स का व्यू अलग है, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का व्यू और अलग हो सकता है। तो केन्स ने डिस्टिंग्विश किया है between ex ante सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब ये चीज़ क्या होती है ये पढ़ लेते हैं। एक्स एंटे जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब ही क्या होता है, एक्स एंटे का बिफोर हैंड, पहले से का मतलब क्या होगा, प्लानिंग करके चलना, डिज़ायर्ड इंटेंडेड सिचुएशन। बस यहाँ पे ये चीज़ आपको याद में रखनी है, दैट इट रेफर्स टू समथिंग यू प्लान फॉर, समथिंग डिज़ायर्ड या समथिंग इंटेंडेड, जो आपको चाहिए, जिस पे आप प्लानिंग करके चल रहे हो। इसका मतलब है एक्स एंटे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब है प्लान्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, डिज़ायर्ड या इंटेंडेड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब सेवर्स क्या करते हैं, अपनी सेविंग को प्लान करके रखते हैं पहले से ही, ईयर्स टू कम की अगर और साल आने वाले हैं, हम लोग कुछ ना कुछ अपना इनकम के पार्ट में से कुछ सेविंग करके रखेंगे। वैसे ही इन्वेस्टर्स भी तो प्लानिंग करते हैं इन्वेस्टमेंट की, और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग वो कैसे करते हैं कि कल को हमारा बिजनेस कैसे चलना वाला है, हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होगा। तो इन्वेस्टर्स प्लान देयर इन्वेस्टमेंट डिपेंडिंग और देयर ऑन कंसिडरेशन। इन्वेस्टमेंट अपने तरीके से क्या है, इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं, और सेवर्स क्या है, अपने तरीके से सेविंग को प्लान करते हैं। तो हाउ कैन प्लान्ड सेविंग बी, ऑब्वियसली अब हम ये मान के चलते हैं कि कैसे हमारी प्लान्ड सेविंग हमारे प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर हो सकती है। कहते no way, of course it does not mean that these cannot be equal। ये सही तो नहीं हो पाती, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये दोनों चीज़ें इक्वल ना हो। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जब ये चीज़ें इक्वल होती हैं। हम ये नहीं मान सकते कि हमेशा ही सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर आएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन हमारी जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं अगर इक्वल आ जाती है तो हमें इक्विलिब्रियम का पॉइंट मिल जाता है। तो ये ऑब्वियस फिनोमिनन नहीं है। ये था हमारा एक्स एंटे। अब हम पढ़ते हैं एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। एक्स पोस्ट का मतलब क्या होता है, आफ्टरवर्ड्स। एक्स एंटे क्या था, प्लानिंग की है कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन असल में क्या हुआ वो तो बाद में ही पता लगेगा ना। तो एक्स पोस्ट का मतलब आफ्टरवर्ड। आफ्टरवर्ड्स मतलब क्या होता कि समथिंग दैट एक्चुअली हैपन्स, असल में क्या चीज़ हुई है। ऑफ कोर्स यू मे नॉट डिज़ायर वट विल बी हैपन। अब हम लोग पहले से तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो हमने डिज़ायर किया सेम वही चीज़ थोड़ी फ्यूचर में होने वाली है, ठीक है। हम सिर्फ क्या है, इंटेंशन लगा के बैठे हुए हैं, प्लानिंग करके चलते हैं कि चलो ये चीज़ मान के चलते हैं कि होगी कल को,
पर ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। यू मे हैव नेवर प्लान फॉर, लेकिन ऐसी चीज़ें भी होती हैं इकोनॉमी में जो हमने कभी प्लान की ही नहीं होती। तो एक्सपोज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, मे बी अनडिजायर्ड। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो हमें पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, अनडिजायर्ड, अनइंटेंडेड या फिर अनप्लान्ड लेवल्स होते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के। अब एक एग्जांपल यहाँ पे बता रखी है, यू प्लान टू प्रोड्यूस, कहते हमने प्रोडक्शन प्लान की थी 5 लाख रुपए की। हमने क्या सोचा, 5 लाख की प्रोडक्शन की है, 5 लाख की 5 लाख बिक जाएगी। बट व्हाट एक्चुअली हैपन, लेकिन असल में हुआ क्या, आप सिर्फ बेच पाए 4 लाख की, ठीक है। सोल्ड तो चीज़ कितने की हुई, 4 लाख की, क्योंकि डिमांड लोगों ने क्या की, कम की, सप्लाई क्या है, ज़्यादा है, मतलब 1 लाख की गुड्स तो बच गई। अब ये कहाँ पे जाएगी, इसको हम लोग ऐड करेंगे इन्वेंट्री स्टॉक में। जो हम लोग नेशनल इनकम की काउंटिंग करते होते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग स्टॉक को लेके चलते हैं, चेंज इन स्टॉक, तो वहाँ पर उसको ऐड कर लिया जाता है। ये हम मान के चलते हैं कि प्रोड्यूसर्स के द्वारा ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी। इसका मतलब ये है प्रोड्यूसर्स इसका यूज़ करेंगे, प्रोड्यूसर खुद इस चीज़ को खरीद लेंगे। ये सारी की सारी जो भी अनसोल्ड आपकी चीज़ें होगी, हम लोग मान के चलते हैं कि बिकेगी कैसे, प्रोड्यूसर खरीद लेंगे, ठीक है। 1 लाख जो आपका क्या है, बचा है, अनसोल्ड गुड्स आपकी बची है। अकॉर्डिंगली ये जो भी अनसोल्ड गुड्स है 1 लाख की, उसको हम लोग क्या मानेंगे, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, जो कि हमें नहीं पता था, अनइंटेंडेड थी, अनडिजायर्ड थी, अनप्लान्ड थी। कहते स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि व्हेन यू प्रोड्यूस गुड्स वर्थ 5 लाख, जब हमने प्रोडक्शन की 5 लाख की, हम मान के चलें कि इससे वैल्यू एडिशन कितनी होगी, 5 लाख की, ठीक है। सिंस वैल्यू एडेड इज आइडेंटिकल विद इनकम जनरेटेड, प्रोडक्शन वर्थ 5 लाख इम्प्लाइज जनरेशन ऑफ इनकम। इसका मतलब अगर 5 लाख की प्रोडक्शन की, 5 लाख बिक गए, तो आपके पास इनकम भी कितनी जनरेट हो गई, 5 लाख की हुई ना। लेकिन लोग अपनी इनकम को पूरा स्पेंड नहीं करते, तो 1 लाख का क्या करते हैं, इट गोज टू सेविंग। लोग अपने पास कुछ पैसा सेव करके रखते हैं, पूरा का पूरा 1 लाख तो अब लोगों के पास भी बच गया ना, है तो उनके पास 5 लाख था देने को, दिया नहीं, 1 लाख बच गया, 1 लाख से वो चीज़ें खरीद पा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं खरीदी, तो इसका मतलब सेविंग कर ली। तो ये जो 1 लाख होगा, ये क्या है, आपकी अनइंटेंडेड, अनडिजायर्ड, अनप्लान्ड, या जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। कितने की हुई है, 1 लाख की हुई है। ऑन द अदर, इजंट देयर एन ऑब्वियस आइडेंटिटी, कहते लेकिन क्या ये एक्सपोज्ड और एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट सेम नहीं हो सकती, हो सकती है, बट ये हमें कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट देगी, नहीं देगी, क्योंकि ये जस्ट हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो पैरामीटर्स है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के, वो यहाँ पे इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ये इनकम और एम्प्लॉयमेंट की डिटर्मिनेशन या इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें नहीं देंगे। ये जस्ट नेशनल इनकम में आपको आइडेंटिटी दे सकते हैं, मतलब वहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल सकता है, लेकिन इसका कोई रेलेवेंस नहीं है आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट इनकम से या एम्प्लॉयमेंट से। बस ये चीज़ यहाँ पे याद करनी है कि एक्सपोज सेविंग, एक्सपोज इन्वेस्टमेंट ये बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये हमें इक्विलिब्रियम नहीं देंगे इनकम और एम्प्लॉयमेंट में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसकी टेबुलर फॉर्मेशन। अब हम लोग टेबल की हेल्प से समझ लेते हैं इसको कि टेबुलर एंड डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन होगी कि कहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम पाया जाता है, ठीक है, जहाँ पे सेविंग्स किसके बराबर हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट की। इसको समझाने के लिए हमने बिल्कुल सेम वही टेबल का ही यूज़ किया है जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, बस यहाँ पे एक और आपका कॉलम कौन सा बन गया, सेविंग का कॉलम। तो इसको समझ लेते हैं, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे था, जो हमने प्रीवियस अप्रोच देखा था ना, वहाँ पे कैसे इक्विलिब्रियम ढूंढते थे, जहाँ पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट आउटपुट के बराबर हो जाता था। वहाँ पे आंसर क्या आया था, 3500 का। तो इसी तरीके से जहाँ पर हमारा सेविंग्स इस इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाता है, ये देखो 800 यहाँ पे, 800 यहाँ पे। सेविंग्स निकालते कैसे हैं, इनकम में से कंजप्शन क्या कर दो, माइनस कर दो, 0 माइनस 75 क्या हो गया, माइनस 75। 200 में से 225 गए, माइनस 25। यहाँ तक हमारी सेविंग क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ये भी मैंने डिस्कस करवाया था, इनकम अगर भले आपकी 0 है, लेकिन कुछ ना कुछ कंजप्शन आप ज़रूर करवाते हो, ठीक है, सबसिस्टेंस लेवल को मेंटेन करने के लिए कहीं से बोरो कर लेते हो। जब मेरी इनकम क्या हो गई, 800, अब मैंने कंजप्शन क्या की, कम कर दी, और सेविंग मेरी बढ़ गई, 125 होगी। यही तरीका आपका सेम यहाँ पे चलेगा। और आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट देखो राजे,
3500 पे क्या हुआ, कंजप्शन कर दी 2700 की, इन्वेस्टमेंट आपकी कितने की है 800 की, दोनों मिला के कितना आ गया 3500। इसका मतलब सेविंग्स भी कितनी हुई है यहाँ पे 800 की ही आपकी सेविंग हुई है। 3500 में से 2700 अगर आप क्या है माइनस कर दोगे। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसके ऊपर ऊपर वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या है इन्वेस्टमेंट आपकी सेविंग से ज़्यादा है। ये देखो 800 है ना, यहाँ पे कम, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गई बराबर। जब हम नीचे इसको देखेंगे ना तो नीचे आप देखो सेविंग क्या हो गई इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो ये दोनों जो आपकी चीज़ें हैं ये डिसइक्विलिब्रियम शो करते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका कहाँ पे है, जहाँ पे सेविंग्स आपकी इन्वेस्टमेंट के बराबर हो चुकी है। तो हमें टेबल ने यही चीज़ बताई है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपकी जीडीपी 3500 है। इस पॉइंट पे आपकी प्लान्ड सेविंग आपकी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी, और वो कितनी है 800 है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी किसके बराबर है, एग्रीगेट आउटपुट के। तो दोनों मतलब इक्वल हो चुके हैं, दोनों अप्रोचेज यहाँ पे इक्वल हो चुके हैं। सिंस जो बच्चे सेविंग्स क्या होती है, सेविंग होती है विदड्रॉल, आपने फ्लो को रोक दिया, पैसा निकाल लिया, सेविंग हो गई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इंजेक्शन, कि आपने पुट किया है, इन्वेस्टमेंट खर्चा किया है, ठीक है ना, उसको हम लोग इंजेक्शन लेते हैं। सेविंग्स को हम लोग क्या करते हैं विदड्रॉल कहते हैं। तो ये चीज़ क्लियर होगी। इस तरीके से अच्छी यहाँ पे भी देखो इक्विलिब्रियम जो लेवल है आपका आउटपुट का रीच किया जाता है, जहाँ पे आपका डिज़ायर्ड सेविंग है वो किसके बराबर हो जाए, डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं जो विदड्रॉल है वो किसके बराबर हो जाए, आपके इंजेक्शन के बराबर हो जाए। मतलब कोई भी अगर इसमें डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। जो हमने देख ही लिया, इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ जाए सेविंग से, या सेविंग अगर बढ़ जाए इन्वेस्टमेंट से। अगर आपकी इनकम राजे 3500 से कम है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी सेविंग से, ठीक है। तो एक्सेस इन्वेस्टमेंट ओवर सेविंग, तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, सेविंग्स आपकी कम हो रही। सेविंग का मतलब क्या था, सप्लाई ऑफ कैपिटल। इसका मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, इनकम बढ़ानी पड़ेगी, जब तक हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते। अगर वही इनकम का लेवल 3500 के अबव है, दैट मीन्स सेविंग्स ग्रेटर हो जाएगी इन्वेस्टमेंट के। अब हमें आउटपुट को कम करना पड़ेगा, उसको दोबारा से 3500 पे लेके आना पड़ेगा। डायग्रामेटिकली देख लेते हैं इस चीज़ को। एक्स एक्सिस पे लेना है आपको जीडीपी, ये नेगेटिव भी जाएगी ना क्योंकि सेविंग हमारी नेगेटिव से स्टार्ट होती है। ये आपका क्या आ गया वाई डैश, ये आपका वाई आ गया। एक्स एक्सिस पे जीडीपी है और वाई एक्सिस पे आपने क्या लेना है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों को लेना है। तो जी ऐसे आपकी सेविंग कब बनेगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी स्टार्ट होती थी, एक हमें पॉइंट मिलेगा एम पॉइंट क्या बता रहा है, जहाँ पे सेविंग क्या है इक्वल्स टू 0 है, मतलब सारी की सारी आमदन हमने खर्च ही कर दी, कंजप्शन पे खर्च कर दी, यहाँ पे सेविंग हो जाएगी 0। इन्वेस्टमेंट कब बनानी है आपको एक, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितनी ली थी 800 ली थी ना, बस ये चीज़ आ गई आपकी। अब हमें यहाँ पे 2 ब्रेक इवन पॉइंट्स मिलेंगे अगर हम लोग इस फिगर की बात करें। तो हमारी जो सेविंग की फिगर है वो है आपकी SS1 है, ठीक है। सेविंग फंक्शन ये हो गया। आपकी ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट क्या है आई नोड, ठीक है, आई नोड ये हो गया। ये कहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पे ना, ई पॉइंट पे। और ई पॉइंट क्या होगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, जहाँ पे सेविंग आपकी इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी। और इस पॉइंट पे इनकम कितनी थी, दैट इज इक्वल टू 3500। सेविंग इन्वेस्टमेंट कितनी थी 800 की। तो ब्रेक इवन पॉइंट एक आपको एम पे भी मिल रहा है, ये वाले पे भी। ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या कहता है, जहाँ पे सेविंग आपकी क्या हो जाएगी 0 के बराबर, मतलब आपने सारी इनकम कंजप्शन पे खर्च कर दी तो सेविंग 0 रहेगी। कोई भी अगर आपकी जो इनकम है उसके बिलो है या अबव है, ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल ये वाला है ना ओ वाई नोड, इसके अगर पीछे है या इसके अगर आगे है तो इसका मतलब डिसइक्विलिब्रियम पाया जाएगा आपके इकोनॉमी में। अगर हम बात करें जो ये वाला फर्स्ट वाला है OM लेवल है आपका इनकम का, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या है ज़्यादा, ये देखो ना इन्वेस्टमेंट का ऊपर है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है किससे, सेविंग से ज़्यादा है, तो ये डिसइक्विलिब्रियम बताएगा। और कितनी ज़्यादा है, अगर हम इसको माप के चलें तो ये AM ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर इसके बाद वाली चीज़ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे सेविंग किसके
किससे ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, ये वाला पॉइंट ले लो, ठीक है, इतनी ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपको डिसइक्विलिब्रियम शो करवाना है और दो ब्रेक इवन पॉइंट्स को शो करवाने हैं, एक आपको एम पे मिलेगा, दूसरा आपको ई पॉइंट पे मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वेशन कैसे डिराइव करनी है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में कंजप्शन की डिराइव की थी ना इक्वेशन हमने, कि इक्विलिब्रियम पॉइंट ए इज इक्वल टू वाई को लेके कैसा बनता है। यहाँ पे हम लोग सेविंग्स की अब मतलब ऑप्शन निकालेंगे कि सेविंग की इक्वेशन कैसे बनती है। अब हमें ये पता है कि हमारी इनकम किसके बराबर होती है, कंजप्शन प्लस सेविंग्स के बराबर होती है। सी फंक्शन हमें पता है किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा वाई। अल्फ़ा क्या होता था, ऑटोनोमस कंजप्शन, बीटा क्या होती थी, एमपीसी। इसको पुट करवा दो, ये निकल गया अल्फ़ा प्लस बीटा वाई प्लस एस। यहाँ से हमने क्या निकालनी है, सेविंग निकालनी है ना, तो वाई तो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, नेगेटिव। बस ये चीज़ निकल गई। ये वाई वाले एक तरफ कर दो तो एस किसके बराबर आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा प्लस 1 माइनस बीटा वाई के बराबर आ जाएगा। बस ये है आपका चीज़। और 1 माइनस बीटा होता क्या है, अगर अल्फ़ा आपका एम पी सी है तो हमने ये किया हो ना, एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1। तो एम पी एस कितना निकला, 1 माइनस एम पी सी, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस बीटा क्या निकला आपका एम पी एस निकल गया, ठीक है। एम पी एस किसके बराबर था, 1 माइनस एम पी सी के ही बराबर था ना, तो 1 माइनस बीटा क्या है आपका, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहाँ पे सेविंग किसके बराबर हो जाए, इन्वेस्टमेंट के। ये सेविंग फंक्शन लिख दिया। इन्वेस्टमेंट को कैसे लिखना है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, आई नोट से। तो ये देखो 1 माइनस बीटा वाई इधर रह गया, ये आई नोट, ये अल्फ़ा जाके उधर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो वाई की वैल्यू क्या निकल गई, आई नोट प्लस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस बीटा। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं आई नोट प्लस अल्फ़ा, 1 माइनस बीटा क्या होता था, एम पी एस। बस ये आपका क्या निकल गया, इनकम का इक्वेशन निकल गई, कहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ASAD एंड SI अप्रोचेस, जो कि दोनों ही साइड्स हैं एक सेम कॉइन की। अब हमें ये पढ़ने के बाद सारा कुछ ये तो पता लग गया कि सारा कुछ इक्वल हो जाता है, जहाँ पे वहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाता है। क्लियर है ना। तो हम फिगर इसकी बना लेते हैं, बस सिंपल सी। दोनों फिगर्स को बस क्या करना है राजे, कंबाइन करना है। जो पीछे हमने प्रीवियस वीडियो में फिगर बनाई थी और जब इस वीडियो में फिगर बनाई है, वहाँ पे फिगर कैसी थी, एक रेफरेंस लाइन थी जहाँ पे AE किसके बराबर था, Y के। ये आपका कंसेप्ट AE शुरू होती थी ना, यहाँ पे AE किसके बराबर है, C प्लस I के बराबर है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिला था, ये वाला 3500 पे। यही चीज़ को नीचे ले आओ, ये कहाँ पे है, 3500 पे। ये आपकी इन्वेस्टमेंट कर्व, सेविंग कर्व कहाँ से शुरू होगी, नीचे से, इसको कट करके जाएगी, ठीक है, ई पॉइंट पे। बस ये आपका क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल गया। दोनों फिगर्स को कंबाइन किया बस, और कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे AE क्या होता है, C प्लस आई किसके बराबर आया, 3500 के। सेविंग किसके बराबर आई, इन्वेस्टमेंट के, और कितनी आई थी, 800 के बराबर। बस दोनों फिगर्स आपने कंबाइन कर देनी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट क्या होता है, मनी को कैसे केयरफुली यूज़ करना। पैराडॉक्स क्या होता है, खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देना, ठीक है। सेविंग्स करनी चाहिए लेकिन सेविंग से नुकसान भी बहुत है, दैट इज़ कॉल्ड द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। तो जो रोल है सेविंग का, कितना रोल होना चाहिए, तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट के अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। क्लासिकल्स क्या मानते थे कि सेविंग अच्छी है, दैट इज़ अ वर्च्यू, ठीक है। लेकिन केन्स क्या मानता था, सेविंग इज़ अ वाइस, बैड है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ाते हैं तो इससे सेविंग बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये कि अगर आप लोग ज़्यादा सेविंग करने की कोशिश करोगे तो फ्यूचर में आने के लिए, फ्यूचर वाले टाइम में क्या होगा, आपकी सेविंग बल्कि बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी, क्योंकि इनकम नहीं ना जनरेट हो रही। आप पैसा अपने पास होल्ड करके रख रहे हो, सेविंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट तो कर ही नहीं रहे। तो आने वाले समय में वो सेविंग आपकी बल्कि ज़्यादा होने की बजाय कम हो जाएगी, आपकी सेविंग का लेवल कम होगा। तो इंडीड इट में रिड्यूस योर इनकम, तो आपकी आमदन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, सेविंग कर रहे हो लेकिन सेविंग करने से सेविंग ही कम हो जाएगी। तो अपने आप को सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट करना, ठीक है, उसको ही हम लोग पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का नाम देते हैं। अब ये कैसे होगा, तो इसको फिगर की हेल्प से समझ लेते हैं।
तो देखो हमने क्या लेना है, एक्स एक्सिस पे जीडीपी का लेवल, इनकम का लेवल लेना है, वाई एक्सिस पे हो जाएगा आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट फंक्शन हमें पता है, पैरेलल लाइन बनेगी टू द एक्स एक्सिस, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। सपोज करो हमारी सेविंग फंक्शन पहला ये वाला है एस एस, ठीक है, यहाँ पे सेविंग कर रहे हो, आउटपुट कितनी जनरेट हो रही है, ओ वाई की आउटपुट जनरेट हो रही है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे है, ई पॉइंट। यहाँ तक क्लियर हो गया कि आपने आउटपुट कितनी प्रोडक्शन की, ओ वाई की, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया ई पॉइंट। अब क्या हुआ कि हमने अगर केयरफुली अपनी मनी को यूज़ करना शुरू कर दिया तो सेविंग कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, सेविंग बढ़ेगी, लेकिन अभी आपका जो इनकम का लेवल है वो वही रहने वाला है, ठीक है, इनकम का लेवल वही है, सेविंग्स क्या हो गई, बढ़ गई। ऐसे शो करना है आपने इस चीज़ को। तो इसका मतलब जो हमारी सेविंग कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगी एस एस से इधर की तरफ, S1 S1, क्योंकि हमने इनकम का लेवल क्या रखा, सेम, सेविंग्स क्या की थी, बढ़ा दी थी। लेकिन अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट देखूं तो मैं यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है ना, E1 पे पहुँच गई जहाँ पे मेरी सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होनी चाहिए, लेकिन मेरी आउटपुट अब क्या हो गई, कम हो गई। पहले आउटपुट ज़्यादा थी, ओ वाई थी, अब ये कहाँ पे पहुँच गई, ओ वाई 1 पे। इसका मतलब ये है कि आपने सेविंग्स तो बढ़ा दी, लेकिन इनकम आपकी क्या हो गई, कम हो गई है। तो इसी को कहते हैं रजे पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहते हैं। सेविंग्स बढ़ानी है, आपकी कर्व क्या हो जाएगी, इधर की तरफ शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग होने से जीडीपी का लेवल बढ़ने की बजाय हो जाएगा कम। अब ज़्यादा सेविंग का मतलब क्या होता है, खर्चा कम कर रहे हो, खर्चा कम का मतलब क्या होता है, डिमांड कम कर रहे हो, डिमांड कम करोगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम होगी तो मजदूर को हटाना पड़ेगा, बेरोजगारी आ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो क्या होगा, इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो सेविंग भी तो कम होगी ना। तो ये सर्कल ऐसे चलता है, ज़्यादा सेविंग्स आखिरकार कहाँ पे पहुँच गई, लेस सेविंग पे पहुँच गई। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।